हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे ईवीएस के 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं और अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं आप 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 61 है क्वेश्चन नंबर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? सो ऑप्शन 1 इज लद्दाख, ऑप्शन 2 इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 3 इज मणिपुर एंड ऑप्शन 4 इज चंडीगढ़। तो ये अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारे देखे होंगे तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख आपका संघ शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है और चंडीगढ़ पहले से ही था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम? निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? कौन से मीन्स कौन से जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं। तो ऑप्शन 1 है बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन 2 इज आसाम एंड उड़ीसा, ऑप्शन 3 इज गुजरात एंड तमिलनाडु एंड 4 इज बिहार एंड बॉम्बे हाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये जो 3 स्टेट है यहाँ पर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है। वेस्ट बंगाल जो है वो फेमस है नेचुरल गैसेस के लिए। तो इंडिया में जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है वो होता है असम, गुजरात, मुंबई एंड गोदावरी और कृष्णा बेसिन पर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 जो है गुजरात एंड तमिलनाडु, तो वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Constitution of our country was prepared under the leadership of। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है एंड ही इज पॉपुलरली नोन एज मॉडर्न मनु। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। सो फर्स्ट इज पौधों को सपोर्ट करना, उन्हें सहारा देना, उन्हें ह्यूमस प्रदान करना, टू स्टोर फूड, भोजन संचित या भंडार करना, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ये प्लांट्स के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। सो द फंक्शन ऑफ रूट्स आर, तो इनमें से रूट के क्या फंक्शन है? तो ऑप्शन 1 इज ए एंड बी ओनली, खाली सपोर्ट और ह्यूमस देना, सी एंड डी ओनली, स्टोर फूड एंड वाटर एब्जॉर्ब करना, बी सी एंड डी एंड ए सी एंड डी। तो इसका जो क्वेश्चन 64 है, इसका आंसर है ए सी एंड डी यानी ऑप्शन 4। तो जो रूट्स हैं उनसे जड़ों के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर होती हैं जो जड़ें होती हैं, तो वो प्लांट को सपोर्ट करती हैं, ऑफ कोर्स फूड स्टोर करती हैं और जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर वो एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोचमपल्ली इज अ टाउन ऑफ साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया which is famous for its beautifully designed bright colored pochampalli sarees and for the special kind of weave which is also called pochampalli. This town is now a part of। तो पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जहाँ पे एक सुंदर डिजाइन की हुई चमकदार रंगों से पोचमपल्ली साड़ियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार की स्पेशल काइंड ऑफ बुनाई होती है जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। तो ये जो टाउन है जहाँ पे ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो अब किस राज्य में है, किस राज्य का भाग है? कर्नाटका, केरल, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो जो इसका आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में ये बनाई जाती हैं। तो पोचमपल्ली साड़ी या पोचमपल्ली इकत इसे बोलते हैं, ये एक साड़ी होती है जो भूडन पोचमपल्ली भुवनागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। भुवनागिरी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में आता है, तेलंगाना स्टेट इंडिया का है। तो दे हैव, ये ट्रेडिशनली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं इकत स्टाइल में।
तो बेसिकली इकत मीन्स क्या होता है, एक डाइंग टेक्निक होती है जो इंडोनेशिया की ओरिजिन से है। सो ये एक स्टाइल है, डाइंग टेक्निक है जिससे ये पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाई जाती हैं और ज़्यादातर इसमें ब्राइट कलर यूज़ किए जाते हैं। तो तेलंगाना स्टेट में ये एरिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच नंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। निम्न जो भी आपको ये समूह दिए हुए हैं खाद्य पदार्थों के, उनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें आयरन यानी लोहा बहुत ज्यादा यानी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे तो आप इजीली वे में फटाफट आंसर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। तो गुड़ में, आंवला में और पालक में देखें, इन तीनों जो भी आपके चारों जो भी ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस ऑप्शन के सभी जो खाद्य पदार्थ है वो आयरन, जिनमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 1 की अगर बात करें तो गुड़ और आंवला सही है बट टमाटर नहीं है। ऑप्शन 3 में बंद गोभी नहीं होगा और ऑप्शन 4 में बंद गोभी नहीं होगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हम बचपन से ये जानते हैं कि ईगल्स जो होती हैं उनकी जो विजन है वो काफी अच्छा होता है, वो दूर से ही अपने शिकार को गेस कर लेती हैं, देख लेती हैं। तो ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर है वो एक ही श्रेणी के हैं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Come to the next question. So next question is, in which one of the following states most villagers construct their wooden houses 3 to 3.5 meter above the ground? जमीन से, ग्राउंड से 3 से 3.5 मीटर ऊपर की तरफ वो घर बनाते हैं मजबूत बांस के खंभों पर। तो ऐसा कौन से स्टेट में करते हैं? तो राजस्थान, लद्दाख, आसाम एंड उड़ीसा। तो इसका आंसर है राजस्थान। तो जनरली वैसे भी हट जाता है कि क्योंकि ग्राउंड से ऊपर बनाने के लिए और खंभों पर बनाने का एक ही रीजन हो सकता है कि पानी से बचना, जहां पर पानी यानी बारिश काफी ज्यादा होती हो। तो इसका आंसर है 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम, क्योंकि असम में काफी जो बारिश होती है, काफी हैवीली बारिश होती है वहां पर। तो ऊपर, धरती से ऊपर और लकड़ी के जो भी खंभों से जो बनाया जाता है उससे क्या होता है कि अगर फ्लड आने वाला होता है तो फ्लड से बचा जा सकता है। तो असम में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है, एंड पटना जो बिहार का कैपिटल है, रेस्पेक्टिव आर। कि अगर भारत का अगर हम मैप देखें और दिल्ली का लोकेशन को लेकर बैठे तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में गांधीनगर और पटना किस दिशा में होंगे? तो दिल्ली अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आप जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा दिल्ली, और दिल्ली से आपको दिखेगा साउथ वेस्ट गुजरात जो आता है वो दिल्ली के नीचे, मैप के नीचे की आप तरफ जाओगे, यानी कि नीचे जा रहे हो, इट मीन साउथ दिशा में जा रहे हो, और वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपका आ जाएगा गांधीनगर गुजरात। एंड साउथ ईस्ट यानी कि वही नीचे की तरफ, ऊपर तो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, नीचे यानी वही साउथ डायरेक्शन में जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका आ जाएगा बिहार, पटना। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, which one of the following did experiments with pea plants? pea plants यानी मटर के पौधों के साथ किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और ये पाया that pea plant has some traits which come in pairs? उनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। कुछ एक पैटर्न होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पेयर में होती है, यानी एक टॉल होगा तो दूसरा शॉर्ट, एक येलो होगा तो दूसरा ग्रीन, एक रफ होगा तो दूसरा स्मूथ। तो इस तरीके से उनके लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जॉर्ज जॉन मैंडल, इन्होंने किया था ये एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग लक्षणों वाले पी के प्लांट लिए, जैसे उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, और उनसे जो प्रोड्यूस किया उससे उन्होंने परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट का कैलकुलेशन किया कि
जब कंबाइन हम करते हैं दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट्स को, तो उससे किस तरीके के कितनी लक्षणों वाले दोनों के जो दोनों टाइप के जो लक्षण है वो कितना परसेंट आते हैं। तो जॉन मैंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से जो 6 थीम डिसाइड किए हुए हैं उन्होंने ईवीएस सिलेबस के लिए, उनमें से कौन सा वो थीम है? तो मटेरियल नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, थिंग्स वी मेक एंड डू, यस एक चैप्टर है ये थीम है, एंड हाउ थिंग वर्क नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान कम करना, मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, ये जो असेसमेंट जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स मैंने बताए थे, जैसे टेस्ट है, क्विजेज हैं, डिस्कशंस हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं। तो उनमें हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो मैं अगर दो ऑप्शन पढ़े हैं तो इनमें ऑप्शन ए एंड बी ही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और कभी भी जजमेंटल स्टेटमेंट्स हमें उनमें नहीं देने चाहिए। बच्चे की स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, यस, और उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट और रिलेशनशिप को बताना चाहिए। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे प्लान करेंगे, कैसे योजना बनाएंगे? तो क्या करेंगे? कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। एक ही लेसन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे। सेपरेट ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू अ डिफरेंट प्लान्स। नेक्स्ट इज अरेंज सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। तो सेपरेट टीचर करने से तो कैसे आप प्लान कर पाएंगे? अरेंज सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंस, किसी सेपरेट टीचर से भी नहीं होगा। तो इंटीग्रेटेड ईवीएस, यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड शब्द है इसका मतलब ही ये है कि ईवीएस जो है वो ईवीएस एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग उसमें क्या है आपका सोशल साइंस, साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट को, वहां पे लैंग्वेजेस भी आते हैं, कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, तो कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन ही सबसे अच्छा आपका एक प्लान हो सकता है। तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पुनीत गेव हिज क्लास 5 लर्नर्स एन आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले ही, जो वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला था उससे पढ़ाने से पहले ही उन्होंने बच्चों से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता था? पढ़ाने से पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने को बोला लर्नर्स को, तो इट मीन्स वो क्या चाह रहा है? टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल डायग्राम्स। वो ये चाह रहा है कि लेबल डायग्राम बना सकते हैं या नहीं बच्चे, या फिर पाचन से संबंधित उनके जो विचार हैं वो जानना चाह रहा है, या फिर आइडेंटिफाइंग लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स की वो अच्छा ड्राइंग स्किल है या नहीं, या फिर एवेल्युएट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की उन्हें प्रोसेस आता है या नहीं। तो कोई भी एक अच्छा टीचर होगा किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर वो उन्हें बनाने को कुछ बोल रहा है तो ऑफकोर्स वो ड्राइंग स्किल तो नहीं देख रहा है, स्पेशली इन ईवीएस सब्जेक्ट, या लेबल डायग्राम बनाना आ रहा है ये भी चेक नहीं करेगा, या प्रोसेस वो एक्सपेक्ट कैसे करेगा जब उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया हो। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर बच्चों से हम पूछ रहे हैं या फिर कुछ रूपरेखा बनाने को बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि वो उनसे बच्चों के क्या आइडियाज हैं उस टॉपिक के बारे में, उन्हें क्या छोटी थोड़ी जानकारी है वो जानना चाह रहा हो। तो ऑप्शन जो 2 है क्वेश्चन नंबर इसका 74 का, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने आपको जस्ट अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताया था। तो कौन सा सही नहीं है? इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। एवरी क्वार्टर में रिपोर्ट कार्ड बनना देते हैं, तो ऑप्शन 1 ही आई थिंक ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हर क्वार्टर में नहीं देते हैं, आपका ईयरली एक बार आंसर रिपोर्ट कार्ड बनता है। इट हेल्प्स द टीचर इन टॉकिंग टाइमली एक्शन, तो ये सब चीजें नहीं है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है, तो प्रत्येक तिमाही नहीं दी जाती है, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। इट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ये टीचर को जो भी है टाइमली एक्शंस लेने के लिए बच्चों की जो भी और भी चीज़ें जो है उनको इन्हेंस करने के लिए हेल्प करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में उसके फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या बच्चा क्या सीख रहा है और भी कोई जानकारी दी जा सकती है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिता वांटेड टू sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता यानी कि गर्ल और बॉय में डिफरेंस जो होता है और रूढ़िवादी जो पुरानी जो चली आ रही प्रथाएं उनके प्रति संवेदनशील करना चाहती है। सो व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशंस। तो स्मिता को क्या करना चाहिए कि जो लैंगिक विषमता है उस वो थोड़ा दूर हो, इक्वलिटी आए। तो पेरेंट्स स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटिपिकल प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटिपिकल मॉडल्स की रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उन्हें फ्लैश कार्ड्स दिखाए जाएं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के। आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम डेली, की सिर्फ लड़कों को प्रतिदिन बोला जाए कि वो कक्षा को साफ करें, तो ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। या इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, क्योंकि मदर का जो रोल होता है किसी भी बच्चे के स्पेशली जो प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक माँ ही बच्चे को समझा सकती है। तो स्मिता जो है टीचर जो है जो ऑप्शन नंबर 4 है वही एक बेस्ट तरीका है जिससे वो लैंगिक विषमता को थोड़ा दूर कर सकती हैं। अगर वो एक माँ को एक्सप्लेन करें कि लड़का या लड़की में कोई डिफरेंस ना हो तो वो एक अच्छा मॉडल प्रूफ हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। समयन जो है क्लास 5 का वो अपना होमवर्क नहीं करते हैं। द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी टू, तो टीचर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो टॉक टू हिम टू फाइंड इट्स डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली, कि बच्चे से बात करे और उसकी कठिनाइयों का पता करे और उसका वर्क थोड़ा उसी हिसाब से एडजस्ट करे। मेक अनदर चाइल्ड कंप्लीट हिज वर्क, कि दूसरे बच्चे को बोले कि वो उसका होमवर्क करे, तो ऑफकोर्स ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं लग रहा है। टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, माता पिता से बात करे उनसे सलाह ले। यस इट कैन बी, बट आगे भी ऑप्शन देखते हैं। गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क, तो अल्टरनेटिव होमवर्क देना तो कोई सही नहीं है। तो बचा ऑप्शन 1 एंड 3। तो पेरेंट्स को बुलाने से पहले टीचर को एक बार अपनी कोशिशें कर लेनी चाहिए। तो अपने लेवल पे बच्चे से पूछे कि भाई तुम्हें कहाँ पे डिफिकल्टी बच्चे को आपको आ रही है समझने में, और उसके बाद उसका वर्क जो है होमवर्क है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम ऑप्शन 3 को चूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Next question is Muskan organized a debate on the topic use of diesel vehicles in transportation should be prohibited। मुस्कान ने एक परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, रुकना चाहिए, एक वाद विवाद यानी डिस्कशन एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाय मुस्कान, मुस्कान का ये डिबेट ऑर्गेनाइज करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो उद्देश्य 1 है, पहला इसमें दिया हुआ है she wants to sensitize students on the need to vend diesel vehicles completely in transportation, कि वो ये चाहती है कि पूरी तरीके से डीजल के वाहनों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तो किसी भी डिबेट का जो टॉपिक है वो उस डिबेट है, वो डिबेट के लिए कोई टॉपिक दिया जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो डीजल प्रतिबंध ही लगाना चाहती है पूरी तरीके से। तो ऑप्शन 1 नहीं होना चाहिए। इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट्स व्यूज एंड करेक्टिंग देम, वो इस डिबेट के थ्रू बच्चों के आइडियाज की डीजल वाहन प्रतिबंध होने चाहिए नहीं और उन्हें सही करना चाहिए, उसको सही करने में मदद करेगा उस डिसीजन को, तो नहीं ऐसा भी नहीं है। शी वांट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल्स, कि वो ये बताना चाहती हो कि भी ये पुराने व्हीकल्स हो गए अभी मॉडर्न व्हीकल्स के बारे में और उनके लाभों के बारे में बताना चाह रही हो। या फिर इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस इशू, या फिर इस मुद्दे से बात करने से छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। सो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि किसी भी डिबेट से सभी का दृष्टिकोण और सोच और समझ सामने आती है
और हम एक दूसरे के व्यूज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 79, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप। मानचित्र कौशल जो है ईवीएस में वो हेल्प करता है द स्किल्स ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप्स को ड्रॉ करने में, द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग गणना का और के कौशल को विकसित करने में, या फिर रिकॉर्डिंग किसको स्किल विकसित करने में, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने में। तो मैपिंग यानी आप मैप जब बनाते हो तो आप रिलेटिव पोजीशन प्लेस करते हो, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस तो सोर्स ए और पॉइंट बी की काफी ज्यादा होती है। तो वो जो स्किल है रिलेटिव पोजीशंस को की जो समझ होती है वह मैपिंग स्किल आती है, वो बच्चों को हेल्प करती है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 79 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, इंटीग्रेटेड नेचर है ईवीएस का, तो वो क्या हेल्प करता है। ऑप्शन 1 है इंट्रोड्यूस द करिकुलम लोड एंड इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो नहीं सिर्फ करिकुलम लोड करने से या फिर स्पेसिफिक टॉपिक से कम करने से नहीं होता। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। So option 2 can be the answer. Follow child-centered approach and introduce large number of concept. तो child-centered approach तो बाकी सभी सब्जेक्ट की भी होती है। Learn from information and description provided. So question number 80 option 2 is the correct answer कि पाठ्यक्रम का भार तो कम हो ही, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब है बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके हमें ईवीएस में बताया जा रहा है, बट मीनिंगफुली बच्चा और समझ पाता है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। सो कॉपरेशन, कंसर्न फॉर जस्टिस, कंसर्न फॉर इक्वलिटी, कॉन्सेप्ट मेकिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। सो मैपिंग जो है वो नहीं है, कॉपरेशन, जस्टिस एंड इक्वलिटी तो ईवीएस के हैं ही। सो 81 का ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Next question है there is a paragraph in class 5 EVS textbook based on Al-Biruni's observation of construction of ponds in India some thousand years ago. कुछ हजारों साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी ने जो अवलोकन किया वो दिया हुआ है उसका पैराग्राफ। सो इस what would be the purpose of including this paragraph? इस पैराग्राफ को इंक्लूड करने का क्या पर्पज है। It helps learner to identify sources of history. Okay. It helps learners to improve their recording of observations. रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो नहीं होगा कि हिस्ट्री में क्या पुराना रिकॉर्ड किया हुआ है उससे लर्नर को, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, लर्नर को उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है। पर हाँ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का पता करने में हेल्प मिल रही है, तो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। इट हेल्प्स लर्नर्स टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम थाउजेंड ईयर्स। देखो कि पुरानी हजारों साल पुरानी इंफॉर्मेशन भी को भी सेव करके रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे उस क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई वो इम्पोर्टेंट है। एंड इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, कि इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में वो मदद करता है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है with over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning। कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं लाइक हमारी नाक है, कान है, आंखें हैं, which of the following activities will be suitable for this, कि कौन सी एक्टिविटी करे जिससे आपके जो सेंसेस हैं उनको इंद्रिया जो है वो शामिल हो। तो इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स, तो किसी को बुलाने से वो बच्चे कैसा विकसित करेंगे। इनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन करने से आपका सिर्फ बोलते और आप सुनते हो। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रेलेवेंट ए टू बी मटीरियल, सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम से नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई प्लेस, किसी पास के स्थान पर जब आप फील्ड ट्रिप पे बच्चे जाएंगे तो वो अपने सभी सेंस ऑर्गन्स का कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन, व्हाई डज इकरा encourages her learners to read newspaper and magazines in EVS? EVS में न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो देयर आर entertaining resources available,
These help learners to engage with the real world. तो न्यूज़पेपर और मैगजीन से हम रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वहाँ हम उसके बारे में उससे हम जुड़ पाते हैं और जान पाते हैं. ठीक है. इंडिपेंडेंट तो आप और भी कई चीज़ों से हो सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने से इंडिपेंडेंट नहीं होते एंड कॉम्पिटिटिव भी नहीं. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 85. Questioning as a strategy in teaching learning of EVS is used for. पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में किया जाता है. तो क्यों किया जाता है? प्रश्न अगर बच्चा करता है क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा होती है, सिर्फ डिसिप्लिन रखने के लिए या अटेंशन खींचने के लिए या नियमों को यानी रूल्स को स्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं होता. क्वेश्चनिंग से क्या होता है, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती भी है और उसके मन में क्या है वो भी पता चलता है. तो 85 का आंसर होगा आपका 4. अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल. कौन से राज्य में जो तोरंग है उसका मतलब जंगल होता है. तो झारखंड जो है वहां पे जंगल को तोरंग कहा जाता है. तो 86 में आएगा आपका 4. 87 के लिए आपके पास पेन पेपर अगर है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं. बहुत ही आसान सा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करके बताए हैं. आपका घर एक्स डायरेक्शन में है, आपका स्कूल जो है वो वाई डायरेक्शन में है. तो ऑल दो आपका जो स्कूल और घर है वो ठीक सामने है, लेकिन बीच में बिजी रास्ता होने से आप सीधे नहीं जा सकते. तो पहले आप घर से यानी एक्स से नीचे की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे, 125 मीटर लिखेंगे, वहां जाते हैं. फिर उस पॉइंट को आप ए बना लीजिए या बी बना लीजिए, कोई भी आप मार्क कर लीजिए. फिर उससे आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे और 100 मीटर यानी कि आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, पार करते हैं. उसके बाद रुकेंगे, फिर आप उत्तर यानी कि आप उस पॉइंट को आप बी करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे 125 मीटर वाई पर, तो आप विद्यालय वाई पर पहुंच जाएंगे. तो आप देखोगे कि जो पॉइंट ए टू बी की दूरी है वही आपका सही आंसर होगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम की तरफ. अगला क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार होता है. यह रेलगाड़ी 22:30 यानी रात को 10:30 बजे नागरकोइल से 6 जून चलती है और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंचती है. तो टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 जून से 22:30 यानी 10:30 से लेकर 5 जून 10:30 तक 24 घंटे होंगे, और वहां 10:30 से लेकर 5 जून 6 जून के सुबह 4:30 बजने तक 6 घंटे और होंगे. तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका 30 आवर. एंड यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की है तो औसत चाल क्या होगी. तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आप कैलकुलेट कर लेंगे. ऑप्शंस देखेंगे तो सभी में आवर में ही दिया है, एच टेंड्स फॉर आवर यानी घंटे में ही, घंटे ही कैलकुलेट करने हैं आपको, मिनट या सेकंड्स में कैलकुलेट नहीं करना है या किलोमीटर को मीटर में कैलकुलेट नहीं करना है. तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है आपको 1145 और टाइम आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 22:30 यानी कि वो होता है 24 आवर में ये बजते हैं 22:30 होते हैं आपके, नॉर्मल 12 आवर में होते हैं आपके 10:30. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स. मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में क्या सही नहीं है. तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यस ये सही है. नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये नहीं है. छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ऑफकोर्स छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये भी बात सही है. ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट. ओके, वो जो मेल होती है, मेल बीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. Last question is, today we cannot think of food without chilies. These were brought to our country by traders coming from. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. इसका आंसर है ऑप्शन 3, साउथ अमेरिका. तो ये टोटल 90 क्वेश्चंस थे जिसमें पेडागोजी और ईवीएस दोनों के ही क्वेश्चंस थे. आई होप आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे और आपने चेक किया होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. सो होप आपने अच्छा किया हो. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गुड लक.